बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। ख़ास साहब इक़्तिदार से महरूम हुए तो उनका रोना, उनका पीटना, उनका एहतजाज करना समझ में आता है, लेकिन इक़्तिदार से महरूमी में वो इस हद तक अपने हवास खो देंगे कि पाकिस्तान तोड़ने की बातें करने लगेंगे, ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। अब इस मुल्क के 3.5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले इमरान खान साहब ने यह फरमाया है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट सही फ़ैसले नहीं करेगी तो मैं लिख कर देता हूँ ये तबाह होंगे, दिवालिया हो गए तो न्यूक्लियर पावर नहीं रहेंगे। जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं रहेगा तो इस मुल्क के 3 हिस्से हो जाएंगे। यानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया, क्योंकि सही फ़ैसला तो यही है कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, और अगर इस्टेब्लिशमेंट उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाती तो फिर इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता ऐसी बात करने वालों के मुँह में खाक। ये बात उन्होंने किसी भी नीयत से की हो, यानी आसान तर्जुमा तो उसका यही है ना कि वज़ारत उज़्मा दे दो तो पाकिस्तान खपे, वरना पाकिस्तान ना खपे। खान साहब ने ये इंटरव्यू दिया निजी टीवी को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने जिस किस्म की बातें की हैं वो बातें पाकिस्तान से गद्दारी के ज़ुमरे में आती हैं। अब किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, खान साहब के चाहने वाले, मानने वाले, उन सबको अपनी आंखें खोलना होगी कि आखिर खान साहब इस मुल्क को तोड़ने की बातें क्यों कर रहे हैं। ये बात तो हमारे दुश्मन करते हैं, और ये खुदा ना खास्ता हमारे दुश्मनों की देरीना ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाए। और एक मरतबा दुश्मन अपनी साजिश में कामयाब होकर 71 में हमें 2 लख्त कर चुका है, और उसके बाद अब फिर एक दफ़ा 2022 में ये बातें शुरू हो गई हैं, और ये बातें कोई और नहीं कर रहा है, ये इमरान खान साहब कर रहे हैं। और ख़ास सब इसकी वजह ये बताते हैं जी रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ऐसा हो गया तो सबसे ज़्यादा फ़ौज हिट होगी। और उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट अगर सही फ़ैसले नहीं करेगी। सही फ़ैसले क्या है? सही फ़ैसला ये कि तरीक़े इंसाफ़ को इक़्तिदार में ले आएँ। सही फ़ैसला ये कि खान साहब को ताहयात वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। सही फ़ैसला ये है कि इनको 7 फ़र्शी सलाम किए जाए, या इनको पाकिस्तान का सदर बना दिया जाए, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का निज़ाम सब कुछ दबरदूस कर दिया जाए, इनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। खास अब इतने लाडले हैं कि अभी भी अदालतें नहीं मानती कि वो तौहीन अदालत करते हैं, अभी भी अदालतें नहीं मानती वो पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, अभी भी अदालतें नहीं मानती कि वो पाकिस्तान में जहाद नहीं कर रहे बल्कि फसाद फैला रहे हैं। इतना कुछ करने के बावजूद अगर उनके साथ नरमी और मोहब्बत का रवैया रखा जा रहा है तो इसको वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो इस हद तक बढ़ गया है एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को जितना अपनी गुफ्तगू में मुख्तात होना चाहिए, जितना उनको लीडिंग फ्राम द फ्रंट पाकिस्तान के अवाम को हौसला देना चाहिए कि आपका एटमी प्रोग्राम कहीं नहीं जाता, ये महफूज हाथों में है। और ये शख्स कह रहा है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ख़तरे में है और ये मुल्क 3 हिस्से में हो जाएगा। ये मुल्क को 3 हिस्से में करने की बातें करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन करते हैं, यानी एक नॉर्मल इंसान की ये गुफ्तगू है। ये तो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए हुए हैं। अब कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन इससे ज़्यादा ख़तरनाक बातें क्या हो सकती हैं? किसकी शय पे इमरान खान साहब ये कर रहे हैं? और जो झूठ बोलते हैं वो 2 दिन बाद खुल जाता है। अभी उन्होंने इसराइल के ऊपर सियासत की कि इसराइल में पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, और ये इल्ज़ाम उन्होंने मौजूदा हुकूमत पे लगाया। और जो इसराइल गए हैं वो बता रहे हैं कि हमें न्याजी की हुकूमत ने पासपोर्ट दिए और हमें न्याजी ने इसराइल जाने की इजाज़त दी। तो ये जो चेहरा उन्होंने एक चेहरे के ऊपर चेहरा चढ़ा रखा है ना, वो चेहरा अब आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा है। और ये पाकिस्तानियों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो उनकी आंखों से पर्दा हटा रहा है। यानी इक़्तिदार की हवस में जो शख्स इस हद तक जा सकता है कि पाकिस्तान तोड़ने की बातें करने लगे, ये तो हम ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोच सकते। इस तरह की बातें कोई और कहे। हमने अल्ताफ़ हुसैन को सिक्योरिटी रिस्क करार देकर उसकी ज़ुबान बयान पर पाबंदी लगा रखी है, उसको रियासत का गद्दार डिक्लेयर करार दिया हुआ। इस तरह के और कई लोग हैं जो पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ ज़रा सी बात करते हैं तो हम उनको उल्टा लटका देते हैं, उनका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। और हाँ सब जो वो वांगे दिल खोले फिर रहे हैं। अब उनके जो चाहने वाले, उनकी आंखों पे तो पट्टियाँ बंधी हुई हैं। वो कह रहे हैं खान साहब के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। क्या तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए? आप खुद सुन लें। अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी,
डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को लहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो ये इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं तो ये वही बयान है जो खान साहब ने बैठ के दिया, इसमें तोड़ने मरोड़ने वाली बात क्या है? पाकिस्तान वस से वस हालात में भी हो, बुरे से बुरे हालात में भी हो, तो भी किसी लीडर को ये बात नहीं करनी चाहिए कि हमारा मुल्क टूटने की तरफ जा रहा है या मुल्क टूट सकता है। कल आपका एक वो बैठ के चीफ सिक्योरिटी अफसर वो कह रहा है कि पठानों को पंजाबियों से लड़ा दो, और कह रहा है जी पख्तून बड़े गैरतमंद होते हैं, पाकिस्तान की बाकी कौमें बेगैरत है, सिर्फ पख्तून गैरतमंद है। वो पख्तून भी पाकिस्तानी है, वो आपके पीटीआई के जाले नहीं है। वो ठीक है कि उनको लफ्ज़ खान से मोहब्बत है और इस वजह से वो आपके वोटर सपोर्टर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पख्तूनों को पाकिस्तान के दीगर अवाम के मुकाबले में ला खड़ा करें। हाँ, सब ने किया क्या है? गिलगित बल्तिस्तान को पाक के खिलाफ खड़ा कर दिया, आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब आप कह रहे हैं कि मुल्क के टुकड़े हो सकते हैं, तो जो इस किस्म की बातें करेगा अवाम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये बात जो है ना, ये टॉलरेट करने वाली नहीं है। ये अब बहुत से लोगों को जो कि वो बच्चा बच्चा कह के या नात तजर्बाकार कह के या ये कह के लाडला है, या आंखें खोलना होगी, आंखें खोलना होगी, वरना वो अपने ख्वाब को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो चुके हैं। अवाम की बड़ी तादाद उनके पीछे पागल है, वो नहीं मानती, वो इमरान खान जो कह दे वो उसके पीछे है। अब अल्लाह जाने उनकी मत मारी गई है, ये वो हमसे ज़्यादा समझदार है। जो शख्स इस हद तक जा सकता है, जो दुनिया को बता रहा है जी पाकिस्तान के हालात इतने वर्स्ट हो गए हैं कि मुझे चूंकि इक़्तिदार से निकाल दिया है, शहबाज शरीफ को ले आया और तकलीफ तड़फड़ी है कि वो शहबाज शरीफ आ गया है, किसी और को बना देते जी, फलां को बना देते जी, फलां आपकी चॉइस पे बनाना है, यानी किसी और को बनाएंगे तो वो भी आपकी मर्जी होगी, किसी और को बना दें, हकान अब्बासी को लगा दें, फलां को लगा दें, शहबाज शरीफ को क्यों लगाया? शहबाज शरीफ ने ताड़ी मज खोली है, यानी हद हो गई। जो शख्स इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, इक़्तिदार दिया, आपको पाकिस्तान के दारों ने मोहब्बत दी, सारा आंखों पे बिठाया, अवाम ने सारा आंखों पे बिठाया, आपको इक़्तिदार दिया, और इक़्तिदार ने एक दिन जाना होता है, ये सदा किसी के पास नहीं रहता, जमहूरियत है। आपको बादशाह सलामत बनने की ख्वाहिश है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप किस वक्त क्या बोल रहे हैं, जो मुंह में आता है वो भग जाते, तो ऐसे मुंह पर टेप लगनी चाहिए। वो जिन मुंह पे आपने टेप लगाई हुई है वो इस काबिल वो नहीं थे, डिजर्व करते जिनके मुंह पे टेप लगी हुई है। टेप ऐसे मुंह पे लगनी चाहिए। वो जरदारी के ऊपर आप लाख इल्ज़ाम लगाएं, वो करप्ट है, फला है, धमाका है, उसी ने नारा लगाया था पाकिस्तान खप्पे, उसी ने, वो कह सकता था ना कि मेरी बीवी को मार दिया और सिंध अलहदा कर दो, आसान काम था उसके लिए, आग लगी हुई थी, लेकिन आगे बढ़कर आया, उसने कहा नहीं पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान चलेगा। तो जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं आप उनको गालियां देते हैं, और ये है वो काम जिसके खिलाफ फ़ौरन आर्टिकल 6 पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब लेना अदालतें नोटिस, आज खुद नोटिस ले लिया, ले इस पर नोटिस, जो अदालत इस पर नोटिस नहीं लेगी फिर अवाम उसका नोटिस लेगी। ये इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई खौफनाक बयान दिया खान साहब ने, उनको ये बयान वापस लेना चाहिए, उनको उसमें माजरत करना चाहिए। ये जो शख्स जो है, यानी पहले आप शख्सियात पे हमले कर रहे हैं, इदारों पे हमले कर रहे हैं, आपने सीधा पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, शर्म नहीं आती? यानी किस ज़हनी कैफियत में आप, अगर इस ज़हनी कैफियत अगर ज़्यादा ख़राब है तो बहुत सी जगह है जहाँ पर इसका इलाज होता है, तो कोई ना पकड़े इनको, खुद पीटीआई वाले ले जाए, चंद दिन रख के इलाज करा लें, ताकि कम अज़ कम इस किस्म की बातें तो ना करें। मुल्क की फ़ौज को टूटना और मुल्क टूटना, न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा। कहाँ रहते हैं आप? यूटोपिया में रहते हैं आप। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे, आपको नहीं पता कि एटमी प्रोग्राम किसके हाथ में है, कितने महफूज हाथों में है? डिफ़ॉल्ट पे आप लेकर आए हैं।
ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता अगर आपको इक़्तिदार से ना निकाला जाता, और उसी का आपको सदमा है, और सदमे से आप पागल हुए हैं। 71 में भी लोग ऐसे ही बयान देते थे। ये तो पता नहीं इस पर कोई रिएक्शन अभी आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। इदारों के महबूब है ना कुछ इदारों के, तो वो खान कहता है ना जी, वो करप्ट लोगों को आपने बना दिया वज़ीर आज़म, तो अब जेलें खोल दें। तो आपने बयान दिए इस तरह के मुल्क तोड़ने के, तो फिर ये जितने बलोच, महाजर, पख्तून जिनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा, इनका क्या कसूर है? वो लोग तो कहेंगे ना जी पंजाबियों को फिर NOC है, जो मर्जी बोल दें। तो मैं तो इस किस्म की बातें नहीं करता, पंजाबी पख्तून, मेरे लिए तो पाकिस्तान सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमने तो कभी नहीं कहा कि खान पख्तून नहीं है, हमने कभी नहीं कहा कि खान पंजाबी है, और ना कहना चाहिए किसी को। पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी बन के तो दिखाएं। हुकूमत और रियासती इदारों को ये सोचना चाहिए, ये इस वक्त बड़ा काम हो गया, ये छोटा काम नहीं है। बाकी बातें तो आएगी हो सकती है ना, इक़्तिदार के लिए बयान दे दिया फलाना चोर है, फलाना करप्ट है, वो टॉलरेट हो सकते हैं। लेकिन ये आप बिल्कुल काटने को दौड़ रहे हैं, आप हर एक को पड़े हुए हैं, और आप सीधे इस्टेब्लिशमेंट ने आपको लेके आई थी, अब वो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। तो पाकिस्तान तोड़ने की बातें करने वाले, धमकियां देने वाले एक शख्स यानी खान साहब मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं मीर जाफ़र, कभी मीर, ये तो उनका हौसला है, ये उनकी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त इससे ज़्यादा टॉलरेट करने की पॉलिसी फ़ौज की शायद कभी ना रही हो, कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं। जिनके सिपा सलार को आपने मीर जाफ़र कह दिया, जिनको आप रोज़ाना गालियाँ दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं मुझे चूँकि आपने निकाल दिया, सही फैसले करें। इस्टेब्लिशमेंट ने सही फैसले ना किए, इससे कौन से सही फैसले? वो फैसले बता देना आपके, वो कौन से फैसले जो सही फैसले होते हैं। तो इस मुल्क की बुनियाद, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद तो खास सबने रखी नहीं। वो कहते तू कौन आग लेना ही घर वाली बढ़ बैठी, ना आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई तल्लुक, ना आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की कोई बुनियाद रखी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उसकी पार्टी आज भी मौजूद है। एटमी वाक़े इमरान खान ने नहीं किए थे, नवाज शरीफ ने किए। बिजली के कारखाने लगाने वाले और लोग हैं, और लोड शेडिंग पे शोर मचाने वाले और लोग हैं। तो जो काम करके गए हैं, जिन्होंने ये सब किया है, अब उनको नहीं पता, अगर उन्होंने इस तरह एटमी प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज़ करने होते तो ये प्रोग्राम लॉन्च करते, वो उसमें डॉलर लेके अमेरिका से आराम से बैठ जाते। तो जिस मुल्क ने एटमी धमाके किए उस जमात की हुकूमत है, और आप कह रहे हैं मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा, फ़ौज तबाह हो जाएगी। तो ऐसी बातें करने वाले के मुंह में खाक, यही कहा जा सकता है ना। तो मैं तो सीधा कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश है, इसका नोटिस लेना चाहिए, और इस पर अदालत को नोटिस लेना चाहिए, इस पर अदारों को नोटिस लेना चाहिए। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, मगर ये बात लिख लें कि ये इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। ना इनके इरादे पहले अच्छे थे, ना इनके इरादे अब अच्छे हैं। पहले हमारा गुमान था, अब यकीन हो चला है कि ये पाकिस्तान की तबाही के लिए है। ये पाकिस्तान की तबाही कर रहे हैं, लोगों के जहनों को गुलाम बनाकर। क्या हम कोई गुलाम है? तो क्या हम कोई गुलाम है कि आपकी बात मान लें? ये आप हमें सिखा रहे हैं कि मैनू वज़ीर-ए-आज़म बना दो, मुझे ले आए इक़्तिदार में, तो फिर सब ठीक है। और हालत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में छुप के बैठे हुए हैं कि कोई पकड़ ना ले, और कहते हैं जी मुझे बुज़दिल हो, फलाना बातें सुन लें, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। जो बुज़दिल हो वो लीडर नहीं बन सकता। तो आप लीडर बने ना, आके अपने घर में तो रहे, आप चुप के वहाँ बैठे हुए हैं। सवाए 3-4 साल से झूठ के अलावा हुकूमत में और कुछ काम नहीं किया। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर खुद नोटिस नहीं लेगी, और अगर नहीं लेगी तो फिर अवाम लेंगे। इसका नोटिस तो लेना चाहिए, इस पर तो किसी को जो है ना वो नहीं चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। इस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने रिएक्शन दिया है, सियासी जमातों ने रिएक्शन दिया है, और पीपल पार्टी ने तो बहुत बड़ा रिएक्शन दिया। पीपल पार्टी कहते हैं कि ये इस मुल्क को तोड़ने की बात कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक जो है ना ये इंडियन कर सकता है, मोदी कर सकता है। मोदी कह सकता है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो जरदारी साहब ने मशवरा दिया खान साहब को कि दुनिया में इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं होता। वो भी इक़्तिदार में रहे जरदारी साहब, उनको पता है, वो इक़्तिदार से बाहर बैठे हैं 10 साल से, उनका भी तो हौसला है ना। वो भी कह सकते थे पाकिस्तान टूट जाएगा, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं जो मुझे लेकर आओ। तो जरदारी साहब ने मशवरा दिया खान साहब को, खान साहब बी ब्रेव, बहादुर बनो, अपने पाँव पर खड़े होकर सियासत करो। ये मुल्क को 3 टुकड़े करने की ख्वाहिश हमारे जीते जी, हमारी नस्लों के जीते जी पूरी नहीं हो सकती। तो पीपल पार्टी ने
अपने कारकुनों को कहा है कि इस पर मुल्क भर में एहतजाज करें। ये बयान वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने वाली बात वो कहते हैं जी ये साजिश है और ये इमरान खान की साजिश है, खुल के सामने आ गई है। इस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि जनाब, मैं हमेशा कहता हुआ हूँ कि इमरान खान को एक खौफनाक एजेंडे के तहत तैयार किया गया है और हकीम सईद, डॉक्टर सरार की बरसों पुरानी बातें सच साबित हुई हैं। तो इंशाल्लाह इमरान खान और उनके पीछे छुपा हुआ एजेंडा नाकाम होगा। तो तहरीक इंसाफ के जो लोग खास साहब के इस बयान के ऊपर जब दुनिया रिएक्ट कर रही है तो वो कह रहे ये तो सियाको सबाक से हटकर बयान दिया वो जी इस किया जा रहा है। और सहाफ़ियों को कह दिया गया है, इश्तिहार इसलिए दिए गए थे कि इमरान खान के खिलाफ कंपेन ना। हमने कहा था इंटरव्यू दो, हमें तो किसी ने नहीं कहा कि इनके खिलाफ बोलो। हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात होगी तो हम बोलेंगे, वो कोई भी करे, वो नून लीग में से करे, वो अल्ताफ़ हुसैन करें, वो इमरान खान करे, हम बोलेंगे और बोलते रहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं होगी। सियासत जितनी मर्जी करें, एक दूसरे को गालियां दे, एक दूसरे की माँ बहन कर दें, एक दूसरे के कपड़े उतार दें, जो आप उतार ही रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या उतारेंगे आप। लेकिन पाकिस्तान के कपड़े तो ना उतारें। तो ऐसे शख्स की तकारीरों पे पाबंदी होनी चाहिए जो आवाम को गुमराह कर रहा है। ये जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं अल्ताफ़ हुसैन पे, नवाज शरीफ पे, उससे कहीं ज़्यादा आप देखें, उससे कहीं ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा किसी ने भी इस तरह की बातें नहीं की जिस तरह की खास साहब कर रहे हैं। लड़ाई, सियासत में लड़ाई होती है, सियासत में गिले शिकवे होते हैं, इदारों के साथ सियासतदानों के इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन ये मुल्क तोड़ने की बातें कोई नहीं करता जिस तरह की खास सब बातें कर रहे हैं। और वो भी यानी इनको किसी हकीम ने आके बताया कि मुल्क के 3 टुकड़े होंगे और इनके क्या बैकअप माइंड में कुछ चल रही बात कि किस तरह मुल्क को तोड़ा जाएगा। तो आपने लॉन्ग मार्च करना है, आपने शॉर्ट मार्च करना है, आपने कुछ करना है, वो आप करें, वो आपका सियासी हक है। कोर्ट ने भी कह दिया पुरअमन एहतजाज सियासी हक है, आप कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। और आपने 6 दिन गुजरने के बाद भी उस चीज़ का ऐलान नहीं किया है जो 6 दिन बाद निकलूंगा। कौम से झूठ बोलने की हद है। और इस कदर डेस्परेशन है कि बात उससे कहीं आगे निकल गई। अब आप मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं, तो फिर उनकी जिनकी तकरीरों पे पाबंदी लगाई गई है उनकी तकरीरों पे पाबंदी हटाएं, ताकि फिर वो सारे मिलके बात की बोलियां बोलें। तो इस पर अगर नहीं लिया गया नोटिस तो ये पाकिस्तान के लिए वाकई ख़तरनाक साबित होगा। ये जो कह रहे हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान पहले भी डिफ़ॉल्ट कर चुका है, शायद लोगों को नहीं पता। ये को पहली बार नहीं हो रहा। और आपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की नहज तक पहुँचाया, ये आप ही मुल्क को डिफ़ॉल्ट तक लेकर आए ना। तो आपके जेहन में होगा कि जी पहले मुल्क को डिफ़ॉल्ट करो, फिर फ़ौज कमज़ोर करो, फिर मुल्क के 3 टोटे करो। तो ये प्लान आपके मुंह से निकल आया बाहर। मुझे नहीं पता आपको फ़ौज ने निकाला, आपको अमरीकी साजिश ने निकाला, वो ख़त किधर गया, वो बयानिया किधर गया, वो मरासला किधर गया। झगड़ा शुरू हुआ, अमेरिका ने साजिश की है, वो मरासला भेजा, वो साइफर भेजा, अब वो मरासला कहीं गुम हो गया और आगे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मुझे फ़ौज ने निकाला है। तो मुझे नहीं पता आपको फ़ौज ने निकाला, आपको किसने निकाला है, लेकिन जिसने भी निकाला उसने पाकिस्तान के साथ भला किया है, वरना डिफ़ॉल्ट कर जाते। कौन सी कसर छोड़ी है मुल्क को डिफ़ॉल्ट तक पहुंचाने में। ये तो इसका मतलब फ़ौज समझती है कि आप मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा रहे थे तो उन्होंने निकाल लिया। लेकिन अब ये अदालतों का काम है, ये इनका भी काम है, गवर्नमेंट का भी काम है कि उनके खिलाफ अदालत में जाए, रिट करे और इनकी तहरीर तकरीर पर पाबंदी लगाए, ज़ुबानबंदी कराए, वरना ये शख्स ख़तरनाक हो जाएगा। ये मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। और भी बातें करेंगे, ये सियासी बातें नहीं करें। इनको 4-6 महीने रखें कहीं, ताकि ये जब इनका ठीक हो जाए, दिमागी तवाज़ुन ठीक हो जाए, तो फिर इनको सियासत के लिए छोड़ा जाए। और सियासत के अंदर भी जिन लोगों का सियासी जहन ठीक ना हो, यानी जिन लोगों का दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो, उनको सियासत करने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं 6 दिन बाद आऊँगा, अब मुझे सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे दे, सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, उन पर वजन डाल दिया हुआ है। और फिर कह रहे राना मुझे धमकियाँ दे रहा है, राना सनाउल्लाह मुझे धमकियाँ दे रहा है। राना सनाउल्लाह तो डर के बैठे हुए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और कहते हैं जो डर गया वो लीडर नहीं होता। और कहते हैं जी यानी ये बोल मुझे इक़्तिदार में ले आओ
और मेरी तैयारी नहीं थी। मैं इक़्तिदार में आया, मेरी तैयारी नहीं थी। हुकूमत में आए, हमारी तैयारी नहीं थी। हम काम नहीं कर सके, हमारी तैयारी नहीं थी। लॉन्ग मार्च करने निकले थे, हमारी तैयारी नहीं थी। तैयारी आपसे होती नहीं है और आप इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं फैसले ठीक करो। आप बड़े फैसले ठीक कर रहे हैं। 3.5 साल में कौम ने देखा आपने कैसे कैसे फैसले किए। तो अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान रहने के लिए बना है और पाकिस्तान रहेगा। दूसरी बड़ी खबर, कल सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था जिसमें खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था और ये बात तय थी कि उनको जब कोर्ट ने कह दिया था कि वो डी चौक तक नहीं जाएंगे, उनको रोक दिया था डी चौक तक जाने के लिए, तो और उसके बाद जो डी चौक गए तो उस पर एक कोर्ट ने फैसला किया था। उस पे तफसीली फैसला आ गया, अक्सरियत फैसला, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज आईनी हक है मगर ये रियासत की इजाज़त के साथ हो सकता है। ऐसे एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। आर्टिकल 15 और 16 के तहत पाबंदियाँ लगाना जब तक नागुज़ीर ना हो जाए तब तक पाबंदियाँ ना लगाई जाएँ। तो एहतजाज का कानूनी है, माकूल बुनियादों के बगैर नहीं रोका जा सकता। तो बड़ा अदालत और क्या करे, आपको कह रही है पूरा मन रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरे लोगों के पास बंदूक थी, पिस्तौल थे, फिर कह रहे हैं मुझे रोका क्यों गया। यानी हद हो गई है। कोई एक बात भी ऐसी नहीं जिसमें कोई बैलेंस हो। 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले की कुछ बुनियादी नुकात आपको बता देता हूँ ताकि आपके नॉलेज में रहे, क्योंकि कोर्ट ने डीजी आईएसआई को भी कहा है और आईबी के हेड्स को भी कहा है कि इसकी कोई डिटेल दें। यानी सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर, सबको कहा है कि इस पर जवाब दे। सवाल पूछे अदालत ने, 5-7 सवाल पूछे हैं। पूछा कि इमरान खान कितने बजे इमरान खान ने पार्टी वर्कर्स को डी चौक पहुँचने के लिए कहा। ये बात वैसे इस्टेब्लिश है कि खान साहब ने कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा था। पता नहीं क्यों पूछ रही है अदालत। वीडियोज़ मौजूद है, बयान मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने सवाल पूछा है। फिर अदालत ने दूसरा सवाल पूछा, कब, कहाँ और किस तरह मुजाहरीन ने ममनुआ जगह पर दाखिले के लिए बैरियर क्रॉस किया। रेड जोन में घुसने वाला मजमा मुनज़्ज़म था, किसकी निगरानी में था, या अचानक दाखिल हुआ। यानी कोर्ट को अभी भी यकीन है कि खान साहब बेकसूर है और ये लोग जो है बस उनके जो वर्कर हैं ना, ये शुतर बेमुहार थे और ये घुस गए। ये तो पूरी दुनिया को पता है। खान साहब कह रहे थे डी चौक पहुँचो, निकल आओ, अदालत ने हमारे हक में फैसला दे दिया है और उनके ऑर्डर के बाद लोग डी चौक पे गए। और आज तो राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि इन्होंने पहले इस्लामाबाद के अंदर कुछ पख्तूनख्वा से, खैबर पख्तूनख्वा से लोग भेजे हुए थे 2-2.5 हज़ार, जो वहाँ पे स्लीपर सेल बना के बैठे हुए थे। यानी जब ऑर्डर आएगा तो आप अंदर से निकल आइएगा, तो उधर से हम आएंगे, इधर से आप आएंगे, तो बड़ा मजमा बन जाएगा। अब वो लोगों उन लोगों को कह दिया कि डी चौक पहुँचो, वो पहुँच गए। अदालत सवाल पूछिए कि क्या कोई इश्तियाल अंगेज़ी हुई, क्या हुकूमत की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई, क्या पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ गैर मुतवाज़न कार्रवाई की, कितने मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हुए और रेड जोन की सिक्योरिटी के इंतजाम थे, तो क्या हुकाम ने नरमी की, क्या मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ा या खिलाफ वर्जी की, और कितने हलाक, कितने ज़ख्मी हुए। तो ये सारे सवाल जो है वो पूछे गए और काजी इसकी रिपोर्ट एक हफ्ते में जमा कराएँ। इन तमाम सबूतों का जायज़ा लेकर फैसला किया जाएगा कि अदालती हुक्म की तामील हुई या नहीं हुई। लेकिन तहरीरी फैसले में ये भी कहा गया है कि जी इमरान खान को पता ही नहीं था, उनको इल्म ही नहीं था, तो इमरान खान ने रैली जलसा ख़त्म कर दिया तो कहानी ख़त्म हो गई। और अदालत ने कहा कि हमने वक्त दिया पीटीआई को। ये भी कहा गया कि 25 मई को जो हुक्म जारी किया गया था, अदालत की तरफ से नेक नीयती से कोशिश की गई थी, इसकी तौहीन की गई। तो अदालत को 25 मई के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर रंज है, तो इसमें उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को बैलेंस कर दिया। लेकिन इसमें जो इख्तलाफी नोट आया, उस नोट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती है, जिसमें जस्टिस याह्या अफरीदी ने लिखा है कि इमरान खान ने अपने कारकुनों को डी चौक पहुँचने के लिए कहा और अदालती अहकामात को नहीं माना। खान साहब के बयान की वीडियो सुप्रीम कोर्ट में चलाई गई। उसमें कहा गया कि लोग रावलपिंडी से डी चौक पहुँचने की कोशिश करें। तो ये उनका हुक्म जो है, ये उनकी जो हदायत थी, ये अदालती हुक्म के बाद दी गई। इसलिए उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूछा गया इमरान खान साहब से कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, आपने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। ये जस्टिस याह्या अफरीदी ने लिखा है। उन्होंने कहा कि ये हुआ है सब कुछ, लेकिन बाकी के जो जज है वो उससे नहीं राज़ी हुए।
अब वो सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि वीडियो उन्होंने भी देखी है। तो अब इसके ऊपर एक हफ्ते में जो रिपोर्ट आएगी फर्दर उसमें क्या होगा, वो बात तो आएगी ही होगी। जब आपने कह ही दिया कि इमरान खान को पता ही नहीं था, इमरान खान तो बड़ा यानी लायल लीडर है, बाकी गलत उन्हें पता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा और 3 टुकड़े हो जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, नहीं से उन्हें पता कि अदालत ने क्या कि डी चौक नहीं जाना। फिर एक और दरख्वास्त दायर की थी कल सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने, वो जिसमें कह रहे थे कि हम अदालत से गारंटी चाहते हैं, अदालत हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, फिर मैं लॉन्ग मार्च करांगा वरना राणा बड़ा कुटेगा। जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें सवाल देखिए कैसे कैसे किए गए, यानी मुतालबे कैसे कैसे किए जाएँ। PTI के एहतजाज के रास्ते में किसी शहर में रुकावटें खड़ी ना की जाए, अदालत हुक्म दे कि PTI के किसी कारकुन और रहनुमा को गिरफ्तार या उस पर तशद्दुद ना किया जाए, PTI के खिलाफ डराने वाले हथकंडे और घरों पर छापे ना मारे जाएं, अवाम की नकलो हरकत को किसी शहर में किसी तौर पर न रोका जाए और अदालत हुक्म दे कि एहतजाज और धरने में शिरकत करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसका खुलासा भी सीधा सीधा ये है, हुकूमत के हाथ पांव बांध दें, मुंह पे टेप कपड़ा लगा दें, आंखों पे पट्टी बांध दें और यानी बांध के हुकूमत को एक तरफ फेंक दे ताकि हम इस्लामाबाद पर यलगार कर सकें। वैसे हम कह रहे हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, 3 टुकड़े हो जाएंगे और हमें मौका दें कि हम ये काम करें, यानी हम जाके मुल्क तोड़ें। तो अदालतों से दरखास्तें इस तरह की जा रही हैं। अब सारा केस ही पार्लियामेंट में बात नहीं हो रही, एस्टेब्लिशमेंट इनको मुंह नहीं लगा रही और अब ये अदालतों में चढ़े हुए हैं, हर बात पे अदालत, ये अदालत जनाब ये कर दें। एक और उन्होंने कहा वो जी ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक छीन लिया, बड़ी कंपेन चलाई, बार बैरून पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा कि आपको हमने आपको राइट दिया था और आपका राइट छीन लिया। उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कानून में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के राइट से महरूम नहीं किया गया, सिर्फ वोट के तरीक़ेकार को तय करना है कि क्या 90 लाख पाकिस्तानी एक ही हल्के में वोट डालेंगे, ये तो देखना ना कुत्ती क्या करेंगी। तो अदालत ने कहा जो तरमीम पहले थी वो भी यही थी, लेकिन अब वाली तरमीम में ज़्यादा वजाहत दी गई है कि जो लोग बाहर रहते हैं, दोनों तरमीम उनके हकूक़ को ख़त्म नहीं कर रही। तो जो पिछली हुकूमत की तरमीम है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, कह दिया वो जो पिछली तरमीम जो खासब करके गए थे वो ठीक नहीं थी, इसलिए जो नई तरमीम आई है उसमें राइट है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पूछा ना उन्होंने कि पाकिस्तानी के वोट के तरीक़ेकार को किसने तय करना है, अदालत ने तय करना है, अदालत को तो राइट नहीं है, तो इदारों ने तय करना है। वोट राइट टू वोट है, लेकिन ये तय करना है कि क्या किसी एक हल्के में डालेंगे, कोई आपने वोट का हक दे दिया तो पता चला सारे सब एक ही हल्के में वोट डाल रहे हैं, उसकी डिवीजनिंग कैसी होगी, उसकी क्लासिफिकेशन कैसी होगी। तो ये जो काम मुल्क के आईनी इदारों ने करना है ये उनको करने दिया जाए। उन्होंने अमरीकी शरीयत रखने वाले दरख्वास्त गुजार से पूछा, जिन्होंने सवाल किया जी हमसे वोट का राइट ले लिया गया, एक दरख्वास्त गुजार थे, उनसे पूछा कि पाकिस्तान में मुकीम दोहरी शहरियत के हामिल अमरीकी शहरी किस अमरीकी कानून के तहत वोट डालते हैं, तो जवाब को इसी का दूँ। तो यहाँ भी बेइज्जती, धमकियाँ, खोखली धमकियाँ और सारे मामले अदालतों में। उधर पाकिस्तान हाई कमिश्नर को उनका वो चीकू धमकियाँ दे रहा है, उन्होंने भी दरख्वास्त दे दी है कार्रवाई की जाए। चीकू जो गया था मदीना मुनव्वरा और जिसने जाके वहाँ पे हरमैन शरीफ फैन में नारे लगवाए, चीकू मास्टरमाइंड, और अब अमरीका पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को धमकी देता है कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आपको दादू ट्रांसफ़र कर देंगे, खान इलेक्शन जीत गया तो। इरादे देखे ना कि हाँ दोबारा इलेक्शन जीत के आ गया तो हम तबाह बर्बाद कर देंगे। तो उनका लीडर जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे, जिस तरह के लीडर बातें करता है वैसे उनके। अब एक खबर है वो थोड़ी सी हैरान परेशान करने वाली है, लेकिन ये ऐसी खबरें आती हैं लेकिन इनका कुछ जो है ना वो हासिल वसूल नहीं होता, लेकिन खबर अच्छी है। खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा में माड़ी पेट्रोलियम ने शुमाली वज़ीरिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं और ये कहा गया है कि इस नई दरियाफ्त से 25 MMC FD गैस और 300 बैरल यौमिया तेल हासिल होगा। ये माड़ी पेट्रोलियम के तर्जमान ने बात की है, हुकूमत ने क्लेम नहीं किया और उन्होंने कहा जी कि शुमाली वज़ीरिस्तान में ये पहली मरतबा तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं
जिससे मुल्क में जो है वो यानी तेल की किल्लत पूरी होगी, हाइड्रोकार्बन के ज़खायर में इजाफा होगा, ज़र मुबादला की बचत होगी अगर हमारा तेल निकला है। अब ये हर हुकूमत जब आती है तो वो ये हमें सुनाती है सोने के ज़खायर मिल गए, तेल निकल आया, गैस निकल आई, और फिर इस पर वो यानी अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते रहते हैं। हाँ साहब के दौरे हुकूमत में भी वो समुंदर से तेल निकालने गए थे कि जी समुंदर से तेल निकल आया, अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत कर दी है, और 6 मिनट ट्रक की बत्तियों पे फैसल भट्टा कहता था नौकरियों की बारिश होगी, लोग बाहर से नौकरियां लेने आएंगे, तेल निकल आया। तो पता चला 3.5 साल आवाम का तेल निकालते रहे। अब ये भी कह रहे हैं जी तेल और गैस निकल आया, तो ये भी पता नहीं ट्रक की बत्ती है या कुछ और है। लेकिन ऐसी खबरें आवाम को शायद मोराल हाई करने के लिए दी जाती हैं या इकॉनमी को बैलेंस करने के लिए दी जाती हैं, लेकिन खबर है। ये खबर चूँकि मीडिया की तरफ से है, एक बड़े वेल रिप्यूटेड मीडिया ने खबर दी है, मैंने इसलिए अब तक पहुँचाई है कि खबर अच्छी है। लेकिन एक खबर और अच्छी है, शहबाज शरीफ गए हुए तुर्की, उन्होंने 7 MOUs वहाँ पे साइन किए हैं, और यानी तुर्की के साथ हमारे कुछ नए माहदे हुए हैं, जो कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात दोबारा से बेहतर हो रहे हैं, और ये हुकूमत स्ट्रगल कर रही है, मेहनत कर रही है। और इधर खान साहब ने रौला पाया, डिफ़ॉल्ट हो गए और मुल्क तोड़ दिया जाएगा, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैं तो कहता हूँ कि अभी भी खान साहब इसके ऊपर वजाहत दें और इसके ऊपर माफ़ी मांगें। सियासत करें, आपने जिसको जो कहना कहें, लॉन्ग मार्च करें, शॉर्ट मार्च करें, धजिया उड़ा दें, चोर कहे, डाकू कहे, आपकी सियासत है। जो लोग आपके सुनना चाहते हैं आपकी ज़ुबान से वो आप कहें, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान पर रहम करें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें ना करें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और अगर नहीं मानोगे तो फिर हमने बड़े बड़े देखे लीडर जिनके जलसों में लोगों की तादाद इतनी थी कि गिनी नहीं जा सकती थी। तारीख बड़ी पड़ी हुई है कि उनके फॉलोअर्स इतने थे, उनको मानने वाले इतने थे, उनके जलसे बड़े बड़े थे, उनके ऊपर ईमान लाने वाले बड़े थे, लेकिन फिर वो तारीख में उनका जिक्र भी नहीं है, वो पास्ट हो गए। हाँ सब कहते हैं ये जंग हमारे बच्चों को लड़नी पड़ेगी। आपके बच्चे तो लंदन है, आपके बच्चों ने कौन सी जंग लड़नी? जिनके बच्चे हैं खुदा के लिए वो उन पे छोड़ें। हमारे बच्चे इस मुल्क का फ्यूचर है, वो अपनी जंग लड़ लेंगे। हम उनकी एक जंग जो है ना वो इतनी लड़ सकते हैं कि उनकी जो नज़रियाती असास है उसका दिफा करें, उसको तबाह ना करें। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात हो, कल अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।